बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हमारी जो पॉपुलेशन है जिस पे हम अक्सर बात करते हैं उसका 60% नौजवान है। अब टोटल पॉपुलेशन ऑफिशियल फिगर 25 करोड़ है, लेकिन जब हम इर्द गिर्द देखते हैं तो 4-5 बच्चे तो नॉर्मल है हर घरों में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन 60% अगर हम 25 करोड़ का भी लें तो वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है। इस पॉपुलेशन को जो नौजवान है हमारे पास, इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, ख़ास तो इनको किन एरियाज़ में हमें ट्रेन करना चाहिए। उसके साथ साथ गवर्नेंस के डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसमें एक ई गवर्नेंस है। मुख्तलिफ ऐप्स बनाई जाती हैं और उन ऐप्स के थ्रू आप अपने मोबाइल के थ्रू सारे काम कर सकते हैं। आपने कोई बिल पे करना, आप मोबाइल ऐप में जाएं और बिल पे कर दें। आपने टैक्स पे करना है, तो ये सहूलतें जो पहले आपको लंबी कतारों में लगने पड़ती थी, अब वो ख़त्म होगी। इस काम को किस तरह किया गया, कब ये लॉन्च हुआ प्रोग्राम पंजाब में पहले, और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड लॉन्च होने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया और इस टेक्नोलॉजी का नौजवानों को क्या फ़ायदा हुआ, इस पे आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमने तकलीफ़ दी है साजिद लतीफ़ साहब को, जो डीजी हैं ई गवर्नेंस के पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के। काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे लेकिन मसरूफ़ बहुत होते थे, तो आज उन्होंने फाइनली टाइम निकाल ही लिया। साजिद लतीफ़ साहब, काफ़ी अरसे से आप इसके साथ मुंसलिक हैं। बेशुमार काम जिस पे हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पहले भी बात कर चुके हुए हैं जी कि बहुत फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें अभी हमने बात की कि बैंकों के जाके लंबी लाइन लगनी पड़ती थी, अब नहीं लगनी की ज़रूरत। टैक्स आप अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं, चलान आप अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं। जी। तो ये सारा काम कैसे आइडिया आया और किस तरह आपने इसको? असल में ये जितना भी काम पंजाब IT बोर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ अदवार में किया है, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। चीज़ें इवॉल्व होती हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी नई से नई आती जाती है, चीज़ें मुख्तलिफ इवॉल्व होती जाती हैं। आज से अगर 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी देखें और आज की टेक्नोलॉजी जिसमें AI है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। उसको देखें ना कि जब कंप्यूटर बना था, जी मेन आई थी, उस वक्त क्या हालात थे। जब मेन फ्रेम कंप्यूटर एग्जैक्टली जिसके अंदर बैठ के आप काम करते थे, बिल्कुल। सो सब आप माइन्यूट चीज़, अब आपके हर चीज़ आपके हैंड हेल्ड डिवाइस पे है, हर चीज़ आपके हाथ में है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तरक्की होती गई, पंजाब IT बोर्ड ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा हमने अपना सिक्का मनवाया। हमने मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के साथ काम करके बहुत सारे काम अच्छे किए और इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसका बहुत ज़्यादा फोकस है टेक्नोलॉजी पे। और पंजाब में ख़ास तौर पे हम अब देख रहे होंगे हर जगह पे मुख्तलिफ ऐप्स नज़र आएंगे आपको पोर्टल्स नज़र आएंगे। आप जो है कोई भी काम जो है आप सीधे उस पोर्टल पे जाएंगे, जाके कोई भी नया इनिशिएटिव लॉन्च होता है उसके साथ उसका एक पूरा IT का कंपोनेंट होता है। उस कंपोनेंट के ज़रिए गवर्नमेंट जो है वो पूरा इस्तिफ़ादा करती है, डायरेक्ट आवाम तक रसाई हासिल करती है, आवाम तक पहुँचती है और उसके बाद उनकी सारी इन्फॉर्मेशन। लेट से अभी हमारा पंजाब यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम था जिसमें हमने एक एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए लोगों को बताया कि अगर आप नौजवान हैं, आपने 2 साल पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, आप आएँ और पंजाब यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम था, जो उस पर आप आके अपनी आपको रजिस्टर कराएं पंजाब यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। और उसमें 6000 लोगों को इंटर्नशिप दी जा रही है। अभी वो प्रोग्राम अपने कंप्लीशन के मराहिल में है और जल्दी ही जो लोग जिन्होंने अप्लाई किया है उस पर उनको इंशाल्लाह जो भी मेरिट पे आते हैं 6000 उनको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। एग्जैक्टली, क्योंकि सबको पता है कि का पर्पस ही यही है, ट्रांसपेरेंट हुआ चाहिए। सो कहीं भी आप अभी गवर्नेंस में 3 चीज़ें आती हैं। मतलब अगर आप कोई भी IT का काम करते हैं ना, उसमें 3 बेसिक चीज़ें हर सूरत में होनी चाहिए। सो एक तो जब भी किसी सिस्टम को आप कंप्यूटराइज करते हैं, ऑटोमेट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लेके आते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें बिल्ट इन होनी चाहिए। एक, उसमें हर सूरत में एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए। उसकी जो उस काम की, उस डिपार्टमेंट की इस्तेदाद जो है बढ़ जानी चाहिए। सो पहले अगर वो कम टाइम में मतलब ज़्यादा टाइम बहुत कम काम करते थे, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करने के काबिल हो जाए, तो इसको कहते हैं कि इस्तेदाद बढ़ाना। सो डिपार्टमेंट की इस्तेदाद बढ़ जाती है। अब सोचें ज़रा, अगर यही डेटा कलेक्शन जो भी मैं बात कर रहा था, आप वो डिस्ट्रिक्ट से लेते,
वो फॉर्म अपना सबमिट कराते, वो फॉर्म जो है कलेक्ट होते, मैनुअल फॉर्म, वो यहाँ पे सेंटर में किसी जगह किस तरह आते, या वहां से एक्सेल में डेटा लोड करके यहाँ भेजा जाता। तो अब ऐसा नहीं है, और एरर के चांसेस होते हैं, ज़ाहिर है ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं। अब बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया है उन्होंने अपना डेटा खुद एंटर किया है, खुद उसमें अपना सेव पासवर्ड उनको मिला है, उन्होंने डेटा अपना वो खुद ही देख सकते हैं, उनका डेटा कोई और नहीं देख सकता, या बैकएंड के लोग जिन्होंने उन पे डिसीजन करना उनकी डेटा के बेस पे वो देख सकते हैं। सो ये सारा काम जो है वहाँ पे उस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सो अब ये इससे देखें अब कितनी आसानी हो गई कि आपने पूरे पंजाब के 36 अजला से डेटा कलेक्ट किया, और अब आप आसानी से परमुटेशंस रन कर सकते हैं कि कौन कितने लोगों को किस डिस्ट्रिक्ट में, किस डिसिप्लिन में, किस टेक्नोलॉजी उसमें डिमांड के तहत जी उनकी जो मैच मेकिंग की गई, डिमांड्स कलेक्ट की गई प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, कि आपको अगर आपको इंटर्न चाहिए तो इस पोर्टल पे जाएं और जाके अपना आपको वो करें, रिक्वायरमेंट दें, और उसके मुताबिक सिस्टम ऑटोमेटिक मैच मेकिंग करके आपको बताएगा कि ये बच्चा जिसकी डिमांड इस जिले में ये आई है, तो आपको ऑटो मैच करके वो आपको देगा। सो ये सिस्टम मुमकिन ही तब हुआ है जब आपने सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया, उसमें ई गवर्नेंस लेके आ गया, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। सो पहला मैं बता रहा था आपको कि कोई भी ई गवर्नेंस का काम करेंगे तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया। दूसरा उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। So, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो काम है मेरा ख्याल वो डेटाबेस है जी। अब ऑब्वियसली बगैर डेटा के कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली आपको एक कंटेनर चाहिए जिसमें सारा डेटा आप डंप करते हैं, उसके बाद उसी के ऊपर सारी आप परम्यूटेशन रन करते हैं, उसी के ऊपर आप ये तो दूसरा काम जो होता है से निकल के आपको जीपीयू में जाना पड़ता है। एग्जैक्टली। सो अब तो एआई ने बहुत काम आसान कर दिया। अब तो आपको इंटेलिजेंट रिपोर्टिंग उस डेटाबेस की सूरत में आपके सामने आ जाती है, और आप आसानी से अपने मुख्तलिफ जो है उस पर बिजनेस इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिथम्स हैं वो रन कर सकते हैं और अपनी डिजायर्ड रिजल्ट्स जो ले सकते हैं। तो दूसरे काम में हुआ कि आपने अपनी पहली एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, ट्रांसपेरेंसी आई, और देन एक सिस्टम चूंकि एंड टू एंड ऑटोमेशन है कि किसने कहाँ बैठ के सिस्टम पे रन किया, तो सो इट गिव्स यू अकाउंटेबिलिटी, लॉग बुक उसकी मेंटेन एग्जैक्टली। सो आपने अगर किसी ने किसी को आउट ऑफ मेरिट लेट से किसी को सिलेक्ट किया है, तो सिस्टम विल एग्जैक्टली टेल के किस लॉगिन से हुआ। सो ये अकाउंटेबिलिटी का इसमें आ जाए। सो कोई भी सिस्टम जब आप जाएं देखें, होता ये है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपने ऑटोमेट करना तो आपने ये 3 चीज़ों को ध्यान में रख के करना। अगर ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा सिस्टम जो आप ऑटोमेट करते हो आपको ये 3 बेसिक चीज़ें नहीं देता, तो इसका मतलब उसके अंदर बेसिक फ्लॉ है कोई, तो उसको देखने की जरूरत है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने 2 साल पहले केपी और जीपी में डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम पे काम किया था, एक विजिबिलिटी स्टडी भी उनको बना के दी थी। तो उसको बनाने के लिए भी पहले जो है पूरा मैंने विजिट किया था, उनके इश्यूज देखे थे वो क्या है जिनको हमने एड्रेस करना है। सही। तो कोई भी सिस्टम आप पहले जब बनाते हैं तो बेसिकली आप देखते हैं ग्रास रूट्स प्रॉब्लम्स जिनको आपने एड्रेस करना। सही बात है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सिस्टम आप डिजाइन करते हैं। That's right. और इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। मुझे नादरा के पहले 5 साल याद है कि जब वो स्टार्ट हुआ था क्या इश्यूज आए, उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज को ऑर्डर दिया, जब डेटा आया तो पता चला उनकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकती, हर एक ने अपना अलग टूल यूज कर लिया। जी बिल्कुल ऐसी है। तो ये वो होता है कि शुरू में प्रॉब्लम आते हैं लेकिन फिर आस्ता आस्ता रिफाइनिंग प्रोसेस होता है और आप बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। बट इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप प्लान अच्छा करते हैं ना, प्लान वेल, तो आप आसानी से ये कर लेते हैं। सो मुझे ये लगता है कि जब मैं अपने 25-26 साल की जो आईटी की सारी सर्विस है उसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन इसमें आप ये देखिए जब आप कोई सिस्टम ऑटोमेट करते हो 70% टाइम गेट्स इन प्लानिंग। बिल्कुल। और बाकी जो 30% है इज दी एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट है। और जब आप डेवलप कर लेते हैं तो उसके आगे 2 पोर्शन है। अब उसमें जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो इम्प्लीमेंट करते हुए आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सो टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको कहा कि 30% है, टेक्नोलॉजी आपने बना लिया, अब आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो चेंज मैनेजमेंट टेक्स योर टाइम, लॉट ऑफ टाइम, विद 70 to 80% जो है वो आपको चेंज मैनेजमेंट पे लगता है। आपने ऐसे लोगों को सिखाना है कि अब आप जी क्या उसके लिए रेलवे की याद आ जाता है जी कि रेलवे कराची को सबसे पहले किया गया था टिकटिंग सिस्टम को जो ना कंप्यूटराइज जब किया गया था, तो यही जो चेंज जो पुराने लोग बैठे हुए थे उन्होंने रेजिस्ट किया, इवन उसको जला दिया उन्होंने 2 दफा, वो मतलब सिस्टम को ही जला दिया गया। असल में ना फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो ये एक्शंस करने पे मजबूर करते हैं। हालांकि अगर ये सबके फायदे में है अगर चीजें कंप्यूटराइज हो जाएं, ये सबके फायदे में है अगर जो हो
उनका निज़ाम जो है बदल जाए और उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए, उसमें अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट आ जाए, तो ये तो हर एक के लिए फ़ायदे में। तो जब लोगों को जब ये अब कंप्यूटर आ जाएगा, तो पहला एक ज़माने में ख्याल होता था जब IT आएगी तो बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये आपको पता है कॉमन फिनोमेना था। लेकिन ये नहीं सोचते कि क्रिएट कितनी हुई। एग्जैक्टली। सो अभी आजकल जैसे AI के बारे में कहा जाता है कि AI ने बहुत सारी जॉब्स, आई थिंक AI विल ओपन अप न्यू एवेन्यूज। बिल्कुल। मेरा अपना फर्म बिलीफ है कि जब पूरी तरह जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो नई एवेन्यूज आएंगे, एक एग्जांपल सिर्फ सेफ सिटी ले लें। जी जी जी। उस सेफ सिटी की वजह से कितनी जॉब्स क्रिएट हुई। एग्जैक्टली जी। और अभी जब उसको स्मार्ट सिटी में आप कन्वर्ट करेंगे तो फर्दर कितने लोग चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात। मेरा रफ एस्टिमेट था लाहौर के बारे में कि 2 लाख लोग आपको चाहिए होंगे अगर लाहौर को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना। सही बात है, बिल्कुल। उसमें भी मेरा ख्याल आपका रोल कोई ना आएगा। साइज एस्टिमेट, हाँ जी। देखिए जो स्मार्ट सिटी में भी बहुत सारे इंटीग्रेट होते हैं सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन का है, ई-हेल्थ है, इसके अलावा ई-एजुकेशन है। अगर आप ये सारी चीज़ें इस तरह एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, और ये चीज़ों सब आप कंबाइन करते हैं तो एक्चुअली ये आपको एक स्मार्ट सिटी का वो फ्लेवर देता है जी। अच्छा, 91 में जब मैं फ्रांस गया था, यूरोप भी फिरे, तो वहाँ तो तब भी रेलवे का वो ऑटोमेटिक सिस्टम था जी। वो आपको जो टिकट मिलती थी वही एंटर होने के लिए यूज होती थी, उसके बगैर आप रेलवे स्टेशन में एंटर नहीं हो सकते थे। फिर वापस भी उसी का प्रोसेस था। हमारे यहाँ अभी तक वो पुराना सिस्टम है। रेलवे में भी अभी चल रहा है काम, ये नहीं कि नहीं। रेलवे में आप टिकट्स ऑनलाइन कर दी उन्होंने, टिकट सिर्फ ऑनलाइन की है, लेकिन अभी भी वो आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए टिकट देनी पड़ती है। एक कलेक्टर वहाँ खड़ा होता है जो टिकट कलेक्ट कर रहा होता है। इस पे हालांकि आज से 30 साल पहले मैंने कहा था कि ये सिस्टम को चेंज करें। हाँ जी, हाँ जी। बस वो कलेक्शन का सिस्टम ही खत्म हो जाना चाहिए। एक्चुअली ना ये प्रायोरिटीज हैं हर डिपार्टमेंट की। रेलवेज की अपनी प्रायोरिटीज होंगी, PIA की अपनी होंगी, बाकी डिपार्टमेंट्स की अपनी होंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि गवर्नमेंट आपको किस तरह से आपको विजन देती है और आप बीइंग IT प्रोफेशनल उस विजन को प्रैक्टिकल रियलिटी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इट इज अगेन अ ग्रेट जो एक आप कह रहे इक्वेशन एग्जिस्ट बिटवीन द पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड द टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स कि आपने अपनी जो उस विजन को ट्रांसलेट करना है इन द सेंस कि आप उसको पूरी तरह जो एम्पावर नहीं करेंगे जब तक आप बेसिकली। सो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको ट्रांसलेट करें टू प्रैक्टिकल रियलिटी। तो यही सारा काम है एक्चुअली करने वाला ना जी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। उसके बाद आपने ई-रोजगार प्रोग्राम लॉन्च किया था। जी जी जी। उसके बिहाइंड क्या लॉजिक थी और क्या बेनिफिट्स हुए उसके? अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा आपका सवाल है। असल में हमने ई-रोजगार प्रोग्राम लॉन्च करने से पहले ना जी हमने पंजाब IT बोर्ड में टेक हब के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हमने फ्रीलांसर्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उनको कहा कि आपको उनको एक रूम दिया, हमने कहा कि आप आए आके बैठें और आप हमें जो भी आप काम करें। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल होगा, आप आके अपना काम करें। 24 आवर फैसिलिटी दी के आए अपना काम करें। फिर हमने जब ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग जिनको नौकरियां नहीं मिलती वो लोग जो थोड़ी बहुत उनको अगर एजुकेट करें तो इन प्लेटफॉर्म्स पे हम इनको सिखा के, ताकि जो कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में 16 साल एजुकेशन में जितनी उनकी एजुकेशन है उसमें जो सीखा है उसको मोनेटाइज कर सकते हैं इंटरनेट पे। क्योंकि देयर एग्जिस्ट गिग इकोनॉमी जो कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। बिल्कुल, इट्स अ ह्यूज इकोनॉमी दैट एग्जिस्ट अराउंड द ग्लोब। उसमें व्हिच इज एक्सपेक्टेड बाय 2030 मोर देन 10 ट्रिलियन। एग्जैक्टली। तो इसकी एक्सट्रैक्शन तो ऐसी क्यों? देखें अब आहिस्ता आहिस्ता अब USA में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 35% लोग जो हैं वो फ्रीलांसर्स हैं और वर्क फ्रॉम होम पे काम करते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में भी आप देखें वर्क फ्रॉम होम की भी बहुत सारी कोविड ने ये एनेबल कर दिया कि बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। फ्रीलांसर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया क्योंकि पंजाब IT बोर्ड ने इस प्रोग्राम से जो भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है तकरीबन 1 लाख लोगों को हमने ट्रेन किया है फ्रीलांसिंग डोमेन में। और अमेजिंगली इस प्रोग्राम में हम ये समझें कि कोई 52% लोग ऐसे हैं जो अर्निंग कर देते थे शुरू में जब वो प्रोजेक्ट के दौरान ही। सो 3 महीने का ट्रेनिंग का ये साइकिल था। उस 3 महीने की ट्रेनिंग में विद इन 1 to 2 मंथ जो है उनकी जब प्रोफाइल्स कंप्लीट होती थी तो वो ज़ाहिर लोग एंथुसिस्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस पे रोज़गार पे लगें। तो बहुत सारे लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते। तो हमने जो ये प्रोग्राम जो था इसकी टोटल कॉस्ट जो थी 1.4 बिलियन थी और जो इस पे अभी तक हमने जो अर्निंग कैलकुलेट की हैं वो तकरीबन 28 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो लोग अर्न कर चुके हैं। सो 1 penny spent by government is converted into at least 17 pennies। बिल्कुल, 17 to 18 मल्टीप्लाई हो गया एक तरह से। एग्जैक्टली।
सो इसमें अब लेकिन इसमें लोग जो है असल में लोगों को मैंने ये देखा है कि नौजवानों में इतना टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में कि उनको थोड़ी सी डायरेक्शन चाहिए। उनको आता सब कुछ है, बिल्कुल, उनको आपने कनेक्ट करना है उन प्लेटफॉर्म्स के साथ जो फैसिलिटेट करना है जी, उनको बताना है कि यू कैन डू, उनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप कर सकते हैं। उनको थोड़ी सी बहरहाल सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है जो हमने ऑब्जर्व किया है कि जो कम्युनिकेशन है ना जी विद एन इंटरनेशनल क्लाइंट, वो इट इज़ अ बैरियर फॉर दी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स। वो बड़ा ज़रूरी है और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बड़ा तेज़ी से उस पर काम करके तो आगे चले जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें भी जो चीज़ मैंने नोट की है नौजवान तबके की कि वो बड़ी तेज़ी से अपने आप को जो है ना कन्वर्ट करते हैं। मैं बताता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन उनकी बड़ी हाई है। हाँ, हम तो चूँकि प्रैक्टिशनर हैं और हम ये ना सिर्फ आम लोगों को भी देखते हैं कि जो लोग जो है उनमें अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से लोग जो ना एक आईटी को समझ के, टेक्नोलॉजी को समझ के उसको अडॉप्ट करते हैं, उसके ऊपर आपसे आगे भी निकल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे उसमें बिल्कुल। मैंने बल्कि ये चीज़ पहले ऑब्जर्व करता था कि पाकिस्तान में इवन जिन्होंने इंग्लिश में भी मास्टर किया होता था उनसे इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, हालांकि उनकी उस फील्ड में मास्टर थी। जी जी, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाते थे जी तो वो इन्वायरमेंट उनको मिलता था, वो उनको पता होता था और कुछ बोल नहीं सकते। हाँ एग्जैक्टली, विदिन फ्यू डेज वो सही कह रहे हैं। बिल्कुल, आपकी एक हेजिटेशन का एक बैरियर है, बिल्कुल, जिसको आप जब मर्जी क्रॉस करना चाहे कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो आप जब मर्जी क्रॉस करेंगे वो हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा होता है, उसको अप्लाई नहीं किया होता। तो अप्लाइड साइड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मतलब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में ये नहीं कि सॉफ्ट स्किल पे काम नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट रिलैक्स्ड होते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड है होता है, उसको सॉफ्ट ही लेते हैं। बिल्कुल, इन सॉफ्ट स्किल्स को लेते लिए सॉफ्ट जाता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी करेक्टर बिल्डिंग में, आपकी पर्सनैलिटी ऑफ ब्रिंगिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करिकुलम जब हम डिज़ाइन करते हैं HEC की लेवल पे, मैं मुख्तलिफ कमेटियों का मेंबर रहा हूँ, तो उसमें भी हमारा फोकस होता है कि सॉफ्ट स्किल उनको आनी चाहिए हर डोमेन में। जी जी, बड़ा जरूरी है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आते हैं, फिर स्टूडेंट भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि ये खैर है इन सब्जेक्ट्स। लेकिन मैंने देखा कि बाद में जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो फिर बड़ी जल्दी उसको ट्रांसफॉर्म होता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, देर नहीं लगती। मैंने मतलब ऐसे भी देखे हैं कि गाँव के स्टूडेंट्स और जिनसे उर्दू भी नहीं सही तरह बोली जाती, वो भी बाद में जो है ना अमेरिकन स्टाइल में इंग्लिश बोल रहे होते। सही। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ वैसे मैंने भी ऑब्जर्व किया, आपको भी यकीनन ये मुशाहिदा होगा कि एक है जिसको हम कहते हैं बैरियर अप्रोच। तो अगर आप कहते हैं ना कि आपने ये काम अब आज के बाद ऐसे ही करना है, तो लोग फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब लेट्स से अगर अब हमने गवर्नमेंट में ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम चीफ सेक्रेटरी साहब की काविशों से इम्प्लीमेंट हुआ, बड़े अरसे से बना के पंजाब IT बोर्ड ने रखा हुआ था, बट वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एक तो कोविड का रिस्पांस, उसकी वजह से हमें बहुत सारे अपने दफातर में PATB में इंटरनली उस सिस्टम को लॉन्च करना पड़ा कि अब हम मुख्तलिफ जगहों बैठ के, अब जाहिर है ऑफिस का काम तो चलाना है। सो अब जब ये हमने इम्प्लीमेंट किया सक्सेसफुली, उनको बताया गवर्नमेंट को कि ये बड़ा अच्छा है, इसको आप इम्प्लीमेंट करवाएं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह CS सेठ साहब की काविशों से वो जो बैरियर अप्रोच वाली बात है कि आप एक कट ऑफ डेट के बाद सब कुछ ई फाइलिंग, लेट्स से दे स्टार्टेड विद द समरी टू द चीफ मिनिस्टर और नोट टू द चीफ सेक्रेटरीज, वो यहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद जो है वो इस बैरियर अप्रोच से कि इस डेट से तमाम जितने भी महकमे हैं वो मैनुअल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, वो इस सिस्टम से भेजेंगे। सो वो इम्प्लीमेंट हो गया, पेपर फ्री एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, सो पेपरलेस एनवायरनमेंट से हम शुरू हुए लेस पेपर से, अल्टीमेटली हम पेपरलेस पे जाएंगे इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स वो टाइम तो लगता है। जी एक ट्रांसफॉर्म करने में पूरा सिस्टम को। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज इज हेक्टिक बिल्कुल एंड टीडियस जॉब। सो दैट्स व्हाई कि वो उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, ताकि हम जो है एक लोअर, हमारा पूरा विजन ब्रॉड है। लेट्स से हम वी थिंक बिग पिक्चर देखते हैं उसको, फिर हम स्टार्ट स्मॉल करते हैं, छोटे छोटे आइटम्स लेके आगे चलते हैं और फिर उसके अपस्केल करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है उस लिहाज से देखा जाए तो। हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल ग्रोथ एग्जैक्टली। सो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो मैनुअल भी चल रहा है, उसको पैरेलल चलाते हुए साथ में स्विच करना है विद पीस मील उसमें एनवायरनमेंट में, और अल्टीमेटली वक्त आएगा इंशाल्लाह 100% कम्युनिकेशन जो है, पूरा फ्रेमवर्क जो है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फ्रेमवर्क। बिल्कुल, प्रॉपर डिजिटलाइजेशन। एग्जैक्टली। ब्रेक का टाइम हो गया जी, थोड़ा आप भी रिलैक्स कर लें। जी नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, हम आते हैं वापस थोड़ी देर में, आप मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक।
जी साजिद साहब, हमारी डिस्कशन चल रही थी, उसमें एक बात आई थी कि कोरोना के बाद काफ़ी चेंजेस आई। जी जी। उसमें कोरोना से पहले मैं एक सॉफ्टवेयर उसका कंसल्टेंट भी हूँ, THA में पूरी बिल्डिंग उन्होंने ली हुई थी, अमेरिका में हेड ऑफिस है और यहाँ से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक। तो कोरोना के बाद, कोरोना में क्योंकि 6 महीने के लिए तो मुकम्मल बंद हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमारा काम तो बंद नहीं हो सकता था। सही। तो घरों में जाके लोगों ने काम शुरू कर दिया, तो उनको यही कहा गया। और जैसे मंडी बहुत दिन से एक था, तो उसने वहां जाके उसको एडवांटेज ये हुआ कि वो घर में जाके, अब सैलरी तो उसको वही थी, मिल रही थी सैलरी। तो यहाँ लाहौर में आके वो रह रहा था, उसका खर्चा अलग, दूसरे खर्च अलग, प्रॉब्लम अलग। अब घर में जाके उसकी पूरी की बचत थी हर तरह की। सही। तो हमने भी वो पूरी बिल्डिंग खाली करके सिर्फ एक फ्लोर ले ली। अच्छा। कि मीटिंग्स के लिए और डाटा सेंटर बनाया हुआ था लोड करने के लिए, सिर्फ उतना रखा था, बाकी सबको हमने भी होम वर्क फ्रॉम होम कर दिया हुआ। सही सही। तो ये तो एडवांटेज बहुत बड़ा हुआ था कोरोना के बाद, जो कि कोरोना के से पहले जो था ना, असल में दुनिया तो पहले वर्क फ्रॉम होम पे चलती थी। बहुत सारे ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA वगैरह में को वो ऑब्जर्व करते थे कम से कम वीक में 2 से 3 दिन जो है वर्क फ्रॉम होम। लेकिन इस चीज ने इस पूरी जो एपिसोड थी, इसने काफी ज्यादा लोगों को एक तो कॉन्फिडेंस भी दिया कि यार ये काम हो सकता है, इट इज डूएबल। और उस पर फिर लोग आए और आगे उन्होंने काम किया। अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट में भी, अब गवर्नमेंट तो ये सोच भी नहीं सकती कि घर बैठे सैलरी लें या जब काम नहीं करेंगे तो कैसे चेक होगा। तो अब तो IT से हर चीज आप चेक कर सकते हैं। आप तो हर एक्शन देख सकते हैं, आप तो की इंप्रेशंस नोट कर सकते हैं कि आपने कितना काम किया। तो अब तो इतना इशू नहीं रहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े एडवांटेजेस हैं, जिसमें से ये भी है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी हो जाता है, कंट्रोल भी आपका बेहतर हो जाता है। AI की जब हम बात करते हैं तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं AI से रिलेटेड, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग है, ब्लॉकचेन है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, मिक्स रियलिटी है, फिर उसके बाद फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स हैं। अब ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें पाकिस्तान में पहले बहुत कम काम था, लेकिन कोरोना के बाद इनमें, क्योंकि मुझे याद है 2019 में मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके इसी पे सेमिनार देता था और स्टूडेंट्स को कहता था कि ये 6 माह का कोर्स कर लें, इन एडिशन टू योर डिग्री आपकी वैल्यू बढ़ जाती। लेकिन उस वक्त वो समझते नहीं थे, लेकिन कोरोना के बाद ये भी एक एडवांटेज हुआ कि वो भी इस तरफ आ गया। बिल्कुल ऐसे। तो रोजगार में तो आप मुख्तलिफ प्रोग्राम रन कर रहे हैं, लेकिन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ आपका क्या प्लान है? अच्छा, उसको अप्लाइड साइड पे तो हम काम कर रहे हैं। जैसे भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता पंजाब गवर्नमेंट का एक अपना कॉल सेंटर है जिसको हम CCC सिटीजन कॉन्टेक्ट सेंटर कहते हैं। वो पंजाब IT बोर्ड जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो हेल्पलाइंस हैं उसको चलाता है, रन करता है। बट ये फील्ड आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर बढ़ता गया, अब वो सिटीजन के लिए भी एक मसला था कि कितने के नंबर वो याद रख लेंगे हेल्पलाइन के। एग्रीकल्चर के लिए ये हेल्पलाइन है, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए ये है, तीसरे के लिए ये है। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने हमें ये विजन दिया और उन्होंने कहा हमें, बल्कि डायरेक्शन दी कि आप इन सारी जो हेल्पलाइंस हैं इनको इकट्ठा करके एक नंबर के तहत लेके आए। बिल्कुल। सो संधू साहब, आप जानते हैं कि जब वो उसमें मेन्यू कितना बड़ा हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए 1 प्रेस करें, औकाफ के लिए 2 प्रेस करें, एंड सो ऑन। सो हमने अब उसमें, चूंकि अब अगर आज से पहले ये मुमकिन नहीं था, जब AI से पहले, तो जब से AI आई हमें उसने एक कॉन्फिडेंस लेवल ये दिया कि हम अब ये कर सकते हैं। सो हमने क्या किया अभी कि हमने भी जो मॉडल फाइनल किया है, उस मॉडल में अब जो पहली इंटरेक्शन है किसी भी सिटीजन की, एक नंबर होगा, 1 हेल्पलाइन नंबर जो भी होगा। तो इस प्रोजेक्ट का नाम अब हम रखने जा रहे हैं 1 पंजाब 1 हेल्पलाइन। बिल्कुल ठीक। सो विच मीन के एक हेल्पलाइन पे, एक नंबर पे सिटीजन को एक नंबर याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। पंजाब गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट से बात करनी है, उनके किसी मसले को डिस्कस करना है, अपना कोई कंप्लेंट लिखवानी है, कोई सजेशन देनी है, कोई फीडबैक देना है, तो देयर विल बी 1 नंबर। ठीक है। अच्छा, वो पहली इंटरेक्शन सिटीजन की होगी एक मशीन के साथ, एक AI चैटबॉट के साथ। ठीक है। वो आपसे आपकी लोकल इलाकाई लैंग्वेज में बात करेगा। अगर आप उससे पंजाबी में बात करेंगे तो आपको पंजाबी में जवाब मिलेगा। अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो उर्दू में जवाब मिलेगा। अगर आप सराइकी में इवन बात करेंगे तो आपको जवाब वो मशीन सराइकी में देगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो ऑब्वियसली, तो 5 लैंग्वेजेस के साथ हम इंशाल्लाह इसको लेके आ रहे हैं। और इसमें सिटीजन लेट से कॉल करता है, मशीन जो है
एक प्रोसेस के तहत उसकी सारा बेसिक क्यूरीज को अंडरस्टैंड करते हुए मशीन के जितना भी नॉलेज बेस उसके पास होगा उस चैट बॉट का, उसको लेके सारा अपने पास रिकॉर्ड करेगी और जिस डिपार्टमेंट से फिर मुतलका डिपार्टमेंट उसने बात करनी होगी तो फिर वो उसको ट्रांसफर कर देगी टू दी ह्यूमन कॉल एजेंट। तो वो फिजिकल कॉल एजेंट के पास जब जाएगा तो उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चैट बोट ने कलेक्ट की होंगी वो उसकी स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी, विच मीन्स कि अब उसने उससे नाम नहीं पूछना दोबारा, उसने बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, उसने आगे बात जहां से चैट बोट ने बात खत्म की है उसने आगे और उसके एग्जैक्ट मसला जो था उसको अंडरस्टैंड करके मुतलका डिपार्टमेंट को जो भी डायरेक्शन है वो पहुंचानी ताकि उस पर वो अमल कर सके। सो इस पे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देंगे जी। दैट्स गुड। ये हम अप्लाइड याद आ गया कि काफी साल पहले हम यूनिकोड पे बड़ा काम करते थे जी जी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को जो है ना कि सिंगल कोड के थ्रू उसको सारा इम्प्लीमेंट किया जाए। सही बात है। हाँ जी। तो उस पे काफी रिसर्च भी हुई थी। तो बेसिकली ये भी है वही चीज सही, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको बहुत इसको हमने चूंकि अब आपने जैसे टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, तो मशीन लर्निंग अनदर थिंग यू नो। बिल्कुल। सो चैट बॉट को हम मशीन लर्निंग से गुजारेंगे तो हर दफा एक रिस्पॉन्स को वो ऐड करता जाएगा अपने उसमें और अपना नॉलेज बेस बढ़ाता जाएगा। अल्टीमेटली हो सकता है एक वक्त आए कि जो पीछे फिजिकल ह्यूमन बैठा हुआ है कॉल एजेंट जो है उसकी एक जरूरत ही ना पड़े, एक वक्त आए तो अब आहिस्ता आहिस्ता मशीन लर्निंग मॉडल से उसको गुजारेंगे और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर्स जो हैं वो मशीन ही आपको कर सके। हो सकता है आप एक कॉल मशीन पे मुझसे बात करें, मशीन आपसे इंफॉर्मेशन ले और उसी को फौरी तौर पे वो रिस्पॉन्ड करके बंद कर दे, पीछे जाना ही ना। आज सुबह ही मेरी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में मीटिंग थी इसी पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी कुछ रिसर्च थी। उनका इशू ये था कि फॉर एग्जांपल एक्सरे है तो उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिजिटल एक्सरे को सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं, अदर देन डिजिटल वो नहीं, एनालॉग को नहीं वो करते। तो उस पे बात हो रही थी, मैंने कहा दैट इज नॉट एन इशू, हो जाएगा रिजॉल्व कि हमने सिर्फ आपके जो नॉन डिजिटल एनालॉग एक्सरेज जितने हैं उनको मशीन लर्निंग प्रोसेस से गुजार। देखिए इंटेलिजेंस आप किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। अब लेट से अब आर्किटेक्ट जो मैप्स बनाते हैं, बिल्डिंग मैप्स बनाते हैं, उन बिल्डिंग मैप्स में बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी लवाजमात हैं, गवर्नमेंट के बायलॉज हैं कि अगर एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में रैंप जरूर होना चाहिए मजदूर अफराद के लिए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं यूनिवर्सिटियों पे भी, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी लाजम है, वो लाजिम है। सो अब आप देखें और पार्किंग अगर बनाई है आपने तो वहाँ पे स्पेशल पर्सन के लिए पार्किंग जरूरी है। सो अगर आपने ये डिजाइन कर लिया और अब आपने इस डिजाइन को एक मशीन से गुजारा है तो मशीन विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कि आपने ये जगह यहाँ पे बनाई नहीं है, ये फलान जगह नहीं, यू नो ये दिस इज यू नो पॉसिबल नाउ कि आर्किटेक्ट भूल जाता है बनाना, लेट्स से, लेकिन मशीन विल टेल कि भाई आपने यहाँ पे ये छोड़ना था, ये नहीं छोड़ा, बिल्कुल, तो यू कैन रिवाइज योर बिल्डिंग मैप एंड सो ऑन। इससे मुझे याद आ जाता है कि जब ऑटोकैड का जमाना, जी जी जी, तो मैं तो उसको 3.1 से ऑनवर्ड लेके चला था। सही सही कि पहले मैनुअल मैप्स, पेपर्स के पेपर्स वो भरे होते थे, कोई चेंज आनी तो नया मैप। जी जी जी, तो ऑटोकैड ने वो काफी आसान कर दिया, और ऑटोकैड वो लेके रूलर वगैरह लेके वो खुद बना रहे होते थे सारे बड़े बड़े मैप्स। तो अब तो जिंदगी आसान होगी सर। तो उसके बाद फिर 3 डायमेंशनल का आ गया जी। प्रो इंजीनियर बड़ा पॉपुलर हुआ। प्रो इंजीनियर से पहले कातिया था। जी जी बिल्कुल। तो मैं जब फ्रांस में था तो कातिया के ऊपर लैंडिंग गेयर डिजाइन किया था एयरबस A340 का एज अ प्रोजेक्ट, स्टूडेंट प्रोजेक्ट। वहाँ तो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के पास प्रोजेक्ट होते थे, वो आगे स्टूडेंट से काम करवाते। हाँ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं ज़्यादा। तो आपका भी कोई प्लान है ऐसा कि यूनिवर्सिटीज को साथ कोलैबोरेट करने का? बिल्कुल, हम ना अब बेसिकली अब ट्रिपल हेलिक्स मॉडल जो है वो दुनिया भर में आपको पता है मशहूर है, बल्कि अब क्वाड्रपल हो गया हुआ है। जी जी, अब आर्मी भी आ गई है उसमें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सो अब उसमें गवर्नमेंट जो है वो ब्रिज का काम करती है बिटवीन द IT इंडस्ट्री और एनी इंडस्ट्री एंड द एकेडेमिया। सो वो क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि इंडस्ट्री की नीड्स क्या है। अभी रिसेंटली पाशा ने जैसे सर्वे किया, उस पाशा सर्वे के मुताबिक 20+ ऐसी स्किल्स थी जो उनको हाई इन डिमांड थी इन लोकल मार्केट। सो यूनिवर्सिटीज का जब पता चला तो वो तो उनको पढ़ा ही नहीं रहे वो चीजें जो हाई इन डिमांड इन द इंडस्ट्री है। सो तो गवर्नमेंट देन प्ले इट्स रोल। तो वो फिर आप एक गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट से स्पेशलाइज जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे IT के स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर वो बताते हैं कि आप ये 2 स्पेशल कोर्सेज आप करें, इसकी फीस आप भले ना दें, गवर्नमेंट आपको देगी, लेकिन ये जो IT इंडस्ट्री जिसके लिए आप ये बच्चे तैयार कर रहे हैं वो आपको यूनिवर्सिटी में आके ऑन कैंपस जॉब इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको वहीं पे जॉब्स देंगे अगर आपने ये टेक्नोलॉजी सीखी तो। सो अब जाहिर है ये मार्केट की डिमांड है तो आपको उसके साथ चलना है।
और आईटी में तो बहुत डायनामिक्स है, आपको पता है, रोज इट इज एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी। आज अगर आप जो मर्जी पढ़ के बैठे हो, आपने अपने आप को अपडेट रखना है, हर वक्त अपडेट रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम आईटी प्रोफेशनल। क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से तमाम आईटी प्रोफेशनल को ये जरूर बताना चाहूँगा कि भाई अपनी निगाह जो है वो जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है आईटी के फील्ड में, उस पर जरूर रखें और हर वक्त अपने आप को अपडेट करते रहें, अगर आपने इस बोर्ड का हिस्सा रहना है तो। अदरवाइज बड़ी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब हम जब टेक्नोलॉजिकल चेंज की पहले बात किया करते थे तो 10 साल जनरेशन जो होती थी 10 साल चलती थी। आपकी कार का डिज़ाइन भी 10 साल चलता था, 10 साल के बाद चेंज हुआ, फिर 5 साल पे हो गया, फिर अब मंथ्स पे आ गया हुआ है कि अब बड़ी तेजी से चेंजेस आती हैं। अब वो सिस्टम नहीं रहा। बिल्कुल। अगर आप फोर्ब्स की रिपोर्ट्स ही देखें आज से 15 साल पहले, अगर टॉप 10 वैल्यूएटेड कंपनीज की आप लिस्ट देखें और आज की देखें, सो आज की लिस्ट में आपको 10 में से 10 में से 7-8 आपको आईटी कंपनीज नजर आएंगी। किसी ने सोचा था नोकिया गायब हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल ऐसी है। तो अगर आपने अपने आप को कोडेक और नोकिया खासतौर पे ये दो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं कि दोनों अपने अपने एरिया में राज कर रहे थे, एक्सपर्ट थे और दोनों ऑब्सोलीट हो गए। सो यू नीड टू डेवलप योरसेल्फ, इवॉल्व योरसेल्फ विद द टेक्नोलॉजी। जो चेंजेस आ रही हैं ग्रेजुअली आपको उसको अडॉप्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। बिल्कुल जी, और बड़ी तेजी से करना है। हाँ ऑब्वियसली, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सिर्फ पीछे नहीं, बहुत पीछे रह जाएंगे। ये तो ग्लोबल कंपटीशन है जी। और अब अगर हम आईटी को कहते हैं, हम वी आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल विलेज। सो इसमें ना सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजी का जो रिवाज है, उसकी तरवीज है, वो इतनी फास्ट है कि एक ही गांव में लेट्स से विलेज है, उसमें एक टेक्नोलॉजी, ये नहीं कि आप किसी एक कंट्री यूएसए या कनाडा या बाकी लोगों तक रह जाएगी, वो तेजी से पूरी दुनिया में आती है। और एक बड़ा मसला आपने भी शायद फील किया होगा, और ये पूरी दुनिया का मसला है कि टेक्नोलॉजी जिस तेजी से आगे बढ़ती है, रेगुलेशंस जो हैं वो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ते। तो ये एक बड़ा सीरियस मसला इस वक्त दरपेश है आईटी, ओवरऑल ग्लोबल आईटी को। कि अब जैसे मैं एक जगह एक कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ पे एक यूएस सेनेटर ने अपने वॉइस सुनाई, और कुछ 1 मिनट का क्लिप था वॉइस का। उसके बाद उन्होंने खुद बात की, तो उस जो वॉइस सुनाई गई थी और जो खुद बात की, उसमें कोई हल्का सा आयोटा भी फर्क नहीं था। फिर उन्होंने ये बताया कि ये जो पहला क्लिप मैंने आपको सुनाया, ये जनरेटिव एआई से बना। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त की जो फोरेंसिक साइंसेज हैं वो इसको बाईपास, ये उसको बाईपास कर देते हैं। वो कहते हैं मेरी आवाज़ है, ना ये ख्यालात मेरे हैं, ना ये मेरी आवाज़ है। सो इसके लिए अब कोई ऐसी रेगुलेशन एग्जिस्ट होनी चाहिए ना, कि अगर आप इस किस्म की सूरत में कि कोई आवाज़ आपकी मर्जी के बगैर, आपकी कोई वीडियो, आपकी कोई ऑडियो आपकी मर्जी के बगैर करते हैं, तो उसकी क्या, उसको पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, और उसके बाद उसको फोरेंसिक्स को कैसे अपने आप को उसको अपडेट करना है, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर। बहुत बड़ा इस वक्त इशू चल रहा है जी बिल्कुल, कि फेक न्यूज़ ने दुनिया भर में, मतलब लास्ट अमेरिका के इलेक्शंस पे भी कहा जाता है कि फेक न्यूज़ ने टोटल चेंज कर दिया था। सही बात है। तो अभी फिर आज हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये मैं समझता हूँ, जो आईटी की दुनिया में रहते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम सब पे आती है, मेरे से भी आती है, आप पे भी आती होगी, कि जब आप कोई न्यूज़ अपने सोशल मीडिया पे लगाएं, आप अपना उसको शेयर करें, आप ख्यालात को उसको जरूर वेरीफाई उसका सोर्स वेरीफाई करें। क्योंकि वो जब आप अपनी पोस्ट लगाते हैं, तो आपके जितने फॉलोअर्स हैं वो आपको समझते हैं कि आपने लगाई है तो ठीक लगाई हो। बिल्कुल। सो उसको जरूर, मतलब ये सबकी जिम्मेदारी है जी, उसको जरूर उसको वेरीफाई करें, उस सोर्स का देखें कि जिस जगह से आप ये देने लगे उसका नुकसान आगे क्या होगा और उसके रिपरकशंस क्या होंगे, तो आप एहतियात करते हुए फिर करें। बिल्कुल। मतलब अभी 2-3 दिन पहले की बात है, यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह एक इशू हुआ। बच्चियां मेरे पास आई, तो मैंने उन बच्चियों को यही कहा, मैंने कहा कि बेटा आपने ये बात आगे करने से पहले वेरीफाई की। बिल्कुल। आपने तो बगैर वेरीफाई किए आगे बात की, और नुकसान अल्टीमेटली आप ये समझ रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी का नहीं आपका है। हाँ, हमारा मजहब भी हमें ये बताता है कि आप सुनी सुनाई बात को आगे मत पहुंचाएं, बिल्कुल, तब तक कि उसकी आप तस्दीक ना कर लें। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज की जो बात हो रही थी, इसमें फर्दर आपका क्या प्लान है? देखें, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इसमें फर्दर लॉन्च करने का प्रोग्राम है जी। हमने पूरा एक प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है जिसमें हाई एंड ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम है, जिसको हम आप कह लेंगे
अपस्किल यूथ अपस्किल प्रोग्राम है, अभी हम उसको मतलब कर रहे हैं। जैसे मैंने भी यूनिवर्सिटी का कहा कि उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे, इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो नए डिसिप्लिन हैं, वो सब हम इंशाल्लाह उनको ट्रेन कराएंगे। और ना सिर्फ उनको ट्रेन कराएंगे बल्कि हमने आप बिल्कुल इस बात को समझते होंगे, फैकल्टी की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास पुराने टीचर्स हैं जिन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी में काम किया हुआ है और नई टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखी नहीं है, तो आपने उन नए डिसिप्लिन को उन टीचर्स को भी सिखाना है और आपने उनको इस तरह से साथ लेके चलना है, वो आगे आपके साथ आगे जाके काम भी करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना सिर्फ स्टूडेंट्स को सिखाएं बल्कि टीचर्स को सिखाएं, उनको लैब सेशन में बिठाएं और उसके बाद उन टीचर्स को कहेंगे नहीं जी अब आप 2 साल हमने चला दिया, अब आप खुद चलाएं इसको, इस प्रोग्राम को आगे लेके। बल्कि इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाइथन मशीन लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो पाइथन मस्ट हो जाती है, तो बेसिकली स्कूल लेवल पे पढ़ाई जानी चाहिए। सही बात है, लेकिन यूनिवर्सिटियों में भी नहीं पढ़ाई जा रही। रीजन उसके बिहाइंड क्या है? अगेन फैकल्टी नहीं है। फैकल्टी ये बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही है। सो हम इसी वजह से हम ये कोशिश करें कि ये जो गैप है फैकल्टी की, जो ट्रेनिंग का जो गैप है, वो हम उस प्रोग्राम के जरिए फिल करें और उसमें एग्जैक्टली ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, यस, उसको कराएं, साथ साथ हम हैंड होल्ड भी करें बच्चों को भी, और इंडस्ट्री को कहेंगे जब बच्चे हमने आपकी नई टेक्नोलॉजी जो आपकी डिमांड है उसके मुताबिक तैयार किए हैं, इनको आप जॉब पे भी रखें। ठीक है ना जी? सो ये सब एक उस मॉडल के तहत हम करेंगे। फ्रीलांसिंग में भी तो एडवांटेज होगा। फॉर एग्जांपल ई रोजगार में अगर कंटेंट राइटिंग सबसे ज्यादा चलता है, जी 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 जी, तो अब कंटेंट राइटिंग्स को हम डिजिटल क्लर्क कहते हैं। सही बात है, बेसिकली डिजिटल क्लर्क है। तो अब अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करके इन टेक्नोलॉजीज पे आएंगे तो उनकी अर्निंग भी मल्टीप्लाई हो जाती है। दैट्स राइट। अगर फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग में वो $10 कमा रहे हैं तो उसमें 100 कमाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और ऑटोमेटिकली आपका रेमिटेंसेस बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन रेमिटेंसेस में एक जो और इशू आ रहा है कि $500 बिलियन की रेमिटेंसेस कहा जा रहा है कि थ्रू फ्रीलांसिंग आई हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो ज़्यादा है। हमारे यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज मैं पर्सनली भी जानता हूँ, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट को फैसिलिटेट मेरे हिसाब से फर्दर करना चाहिए इस चीज़ को सामने रखते हुए कि वो पार करते हैं बाहर ज़्यादा, यहाँ सिर्फ वो सैलरी जो देनी होती है वो लाते हैं। हाँ, ये बड़ा मसला है। ये तो जब हम नॉलेज अर्निंग की बात करते हैं तो एक्चुअली इज मच मोर देन, इट इज मच मोर देन बिगर देन दैट। हम इसको बड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इस इक्वेशन में रहते हुए आप जो बहुत सारी आईटी इंडस्ट्री के लोग हमें भी कहते हैं और यकीनन वो सुन भी रहे होंगे इस प्रोग्राम को, तो हमसे डिमांड भी करते हैं कि गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटेट करे। यकीनन करना चाहिए गवर्नमेंट को, जहाँ भी हो सकता है करना चाहिए, लेकिन आपको भी ये देखना चाहिए कि आपने जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं वो पाकिस्तान के अंदर साइन हो, पैसा सरमाया पाकिस्तान में आए, यहाँ पे आके आप लोगों पे इन्वेस्ट करें, अपने ट्रस्ट करें पाकिस्तान पे, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें। आप अपने सारे पैसे 70% बाहर रखते हैं, 30% लेके आते, और ये अब बात फ्रीलांसर्स में भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे जाती जा रही है। लेकिन डी वैल्यू ने भी तो उसको काफी हिट किया है। देखें, वो अल्टीमेटली हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना वतन है, हमने अपना सरमाया अगर बाहर रखेंगे तो हम इसको कैसे चलाएंगे? तो ये बड़ी एक सोचने वाली बात। तो आईटी इंडस्ट्री को चाहिए कि वो अपना, आज लेट से इतना कर लेंगे 70% बाहर रखते हैं, तो एक नई पॉलिसी के तहत 50% इधर रख लें, 50% बाहर रख लें, आहिस्ता आहिस्ता उसको मजीद बढ़ाते जाएं, और एक वक्त आए कि 100% जो है वो अपना पाकिस्तान में सरमाया रखें। देखो ये बदल जाएगा। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर हाउसेज को अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल जो नंबर 1 सॉफ्टवेयर हाउस है वो $500 बिलियन का है। 25 ईयर्स हो गए उसको बने हुए। अगर वो चेंज जो हम टाइम एंड अगेन बात करते रहे कि वो अगर अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करें तो वो बड़ी इजीली $5 बिलियन $6 बिलियन तक जा सकते हैं। हाँ, ये सही बात है। तो ये भी एक हमारा कि हम वो एक चीज पे लग जाते हैं और सिर्फ उसी तक महदूद रहते हैं। एक हमने ना असल में ये हमारे इवन ये सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं है बल्कि इंडो पाक बांग्लादेश जितने लोग हैं उस रीजन में एक कंफर्ट जोन है। बिल्कुल, जैसे आप सियालकोट में वो फुटबॉल, आप उसको अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना लेते हैं। आपने कहा कि लेट्स से मेरी एनुअल इनकम ऑफ दिस माय कंपनी शुड बी दिस वन। आप जब उस पर पहुंच जाते हैं तो इट इज योर द मैक्सिमम वैल्यू। आप ये नहीं देखते कि इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, फिर आप, और मैं तो ये समझता हूँ और मैं ये सबको कहना चाहता हूँ तो लाइफ कम, लाइफ स्टार्ट्स व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप उससे बाहर निकलेंगे तो आगे आउट ऑफ बॉक्स और आउट ऑफ एग्जैक्टली। सो आप देखें, आप अब रिस्क लेंगे, आप बजाय इसके कि अभी देखें यहाँ पे
सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्या होती है? रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। आप कंपनीज बनाएं, आप लोगों को जॉब देंगे, आप जॉब ढूंढने में जाए, जॉब मतलब टेकर हो जाएंगे, आप जॉब देना शुरू कर देंगे लोगों को, भाई आप आए आगे। तो आप थोड़ा सा रिस्क, उसमें रिस्क होगा, बिजनेस चलता है नहीं चलता है, लेकिन उसमें बेनिफिट्स भी होंगे। सो रिस्क आर ऑलवेज रन विद बेनिफिट्स। तो आप जितने ज्यादा रिस्क लेंगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोगों को मिलेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सब लोगों को ये समझना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, बिल्कुल बाहर है, और उसके बाद आगे लॉन्ग शॉट्स खेलें, ठीक है, आगे चलें। कोई यूनिकॉर्न बनाए यहाँ पे आईटी में, जैसे अभी आप बात करे थे कि कम से कम यहाँ पे कोई 10-12 इस वक्त यूनिकॉर्न होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया, अभी डिस्कशन इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से। इंशाल्लाह फिर आपको तकलीफ देंगे, जरूर फिर दोबारा करेंगे। नाजरीन, एंड पे सिर्फ क्योंकि साजिद साहब ने एक बात की रियल स्टेट वाली, हम टाइम एंड अगेन इस पे बात कर चुके हुए हैं पहले भी कि अराउंड 300 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बैंकिंग सेक्टर है 12.5 पे, थर्ड नंबर पे इंडस्ट्री है 2.1 पे। जब तक हमारा ये चीज़ रिवर्स नहीं होगी और हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि हम रियल स्टेट से वो इन्वेस्टमेंट ला के आप इंडस्ट्रियल व्हील में, आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी तो आगे बढ़ेंगे। काम बहुत है और किए जाएं, अपना नीयत ठीक होनी चाहिए तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।